हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आज आप जान पाएंगे श्वसन गुणांक क्या होता है। बिना समय को गवाए हुए मैं आपके टॉपिक पे आता हूं। तो सबसे पहले आपको इसकी परिभाषा पता होना चाहिए। विभिन्न प्रकार के क्रियाधारों के लिए इसका मान भी अलग अलग होता है। तो सबसे पहले आपकी परिभाषा है मुक्त CO2 का आयतन अपॉन प्रयुक्त ऑक्सीजन का आयतन। ठीक है, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो आपके श्वसन गुणांक यानी कि रेस्पिरेशन क्वाड्रेंट कहलाता है। अब सबसे पहले हम देखें, जो भी आपका क्रियाधार होगा उसके ऑक्सीकरण की दर, उसको टूटने की दर सबकी अलग अलग होगी। उसमें ऑक्सीजन कितनी यूज हुई है या फिर उसमें CO2 कितनी मुक्त हुई है उसकी भी मात्रा अलग अलग होगी। इसीलिए आप इसे गैनोंक्स की श्वसन मापी से RQ को माप सकते हैं। गैनोंक्स की श्वसन मापी से इसे इजीली आप माप सकते हैं। ठीक है, गैनोंक्स की श्वसन मापी एक यंत्र है जिसके माध्यम से आप विभिन्न प्रकार के क्रियाधारों का RQ निकाल सकते हैं। अब सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट का पूछा जाता है। कार्बोहाइड्रेट का आपको पता है दहन कैसे होता है। जैसे मान लीजिए ये C6H12O6 है, इसका दहन करना है तो आपको ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ पे 6 CO2 निकलेंगे और 6 ये इस तरह से इसका दहन होता है। ग्लूकोज बोल सकते हो, खाने में जो प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज बना है उसे तोड़ेंगे उस टाइम पे आपको ऑक्सीजन उस प्रक्रिया में और CO2 का आयतन दोनों को लेना है। सब ऊपर आपको CO2 का आयतन रखना है, नीचे आपको ऑक्सीजन का आयतन रखना है। दोनों का अनुपात ही आपके कहलाता है कार्बोहाइड्रेट का RQ। तो यहाँ पे देखिए, अब जो रस समीकरण गुणांक है वो आयतन के रूप में ले सकते हैं। तो यहाँ पे आयतन मान लीजिए 6 ml है CO2 का, तो ऑक्सीजन का भी रस समीकरण गुणांक 6 है तो इसका भी 6 ml मान लीजिए। तो इस तरह से इसका आ जाता है 1, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक यहाँ पे 1 आ जाता है। यहाँ पर इसे वायवीय ऑक्सीकरण भी बोल सकते हैं। ग्लूकोज को तोड़ने पे जो ऊर्जा मुक्त होगी वहां पे आपकी क्रियाधार कार्बोहाइड्रेट है जिसका RQ आपके बच्चों कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। अगर आपसे वसा का पूछा जाए, वसा का पूछा जाए बच्चों, तो वसा का बिल्कुल डिफरेंट आता है। यहाँ पे वसा का देखिए, वसा का 1 से कम आता है। ठीक है, और एग्जैक्ट बताऊं आपको तो 0.7 आता है। कितना आता है ये आपको ध्यान रखना है। इसकी प्रक्रिया जो है, सूत्र जो है, रासायनिक समीकरण इसको अपघटित करने का वसा को, वो थोड़ा टफ है। इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि इसका 0.7 आता है, 1 से कम आता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का आयतन जो यूज हुआ है वो ज्यादा है रेदर देन जो आपने काम में ली है CO2 के आयतन से। इसीलिए इसका मान 0.7 आता है। अब आपसे पूछा जाए बीजों के अंकुरण के समय, बीजों के अंकुरण के समय अगर पूछ लिया जाता है तो वहां पे कितना आएगा, RQ का मान 1 से कम आता है। लेकिन जब बीज अंकुरित हो जाते हैं उसके बाद में जब वृद्धि होती है तब उसके बाद में 1 से ज्यादा आता है। तो ये दो ऑप्शन है आपके पास में। बीजों के अंकुरण के समय 1 से कम आता है, लेकिन अंकुरण के बाद जब वृद्धि होती है बीजों में तब आपके 1 से ज्यादा आता है। ये कई बार पूछा जाता है क्योंकि दोनों में ही कंफ्यूजन है। ठीक है, दोनों में 2 आपकी मात्राएं दी हुई हैं। अगर आपसे बसा पूछा जाए डायरेक्ट तो बसा का मान 1 से कम ही आएगा RQ का मान। ठीक है बच्चों, अब हम आ जाते हैं प्रोटीन पे। बच्चों अगर आपसे प्रोटीन का पूछा जाए तो प्रोटीन का भी लगभग वही आता है, 1 से कम। तो प्रोटीन का RQ भी 1 से कम आता है। और वो कितना आता है एग्जैक्ट पूछा जाए तो 0.9 आता है। कितना आता है बच्चों, 0.9 आता है। ठीक है, तो यहां से आपको पता चल गया है 9 क्यों आया है, क्योंकि ये वाला जो आयतन है इस वाले से ज्यादा हो गया है। तो हमेशा आपका जो गुणांक है वो 1 से कम आएगा। तो वसा में 0.7, प्रोटीन में 0.9, और वायवीय ऑक्सीकरण या फिर आपके कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण में जहाँ पे पूर्ण ऑक्सीकरण होता है उसका, वहां पे भी आपके कितना आता है, 1 आता है। अगर मान लीजिए अवायवीय ऑक्सीकरण हो, अवायवीय ऑक्सीडेशन हो, तो वहां पे आपको पता है अवायवीय यानी कि जहां पे क्रियाधार को बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के, ऑक्सीजन जहां पे उपस्थित नहीं है उस कंडीशन में आप क्रियाधार को तोड़ रहे हो, तो आपको यहाँ पे ये वाला फॉर्म करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे कुछ भी
मान रख लीजिए एक और लेकिन ये जो ऑक्सीजन का आयतन है आपको 0 रखना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में 1/0 वाली कंडीशन में कितना आता है बच्चों? अनंत। कितना आता है? अनंत। ठीक है, तो ये आपके श्वसन गुणांक है। कार्बोहाइड्रेट का एक आ गया, और अवायवीय ऑक्सीडेशन जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होगी तो यहाँ पे हमें पता है उसे आप बोल सकते हो अवायवीय ऑक्सीकरण, इसलिए वहां पे आर्ग्यू कितना आ जाता है? अनंत आ जाता है। वसा का 0.7 और प्रोटीन का 0.9। ठीक है, इतना बच्चा लिख लिया है आपने। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे आपके कार्बनिक अम्लों की तरफ, जिनका सबसे ज्यादा आता है आपके। कार्बनिक अम्ल का हमेशा कितना आएगा? 1 से ज्यादा आता है, और सर्वाधिक मैलिक अम्ल का होता है लगभग 4 के बराबर। मैलिक अम्ल का आरक्यू कितना होता है बच्चों? लगभग 4 के बराबर। ऑलवेज इनका 1 से तो ज्यादा आएगा ही आएगा। क्योंकि क्यों आ रहा है 1 से ज्यादा? क्योंकि अब की बार CO2 का आयतन, CO2 का आयतन जो आपकी मुक्त हो रही है वो ज्यादा है जो काम में आ रही है ऑक्सीजन के आयतन से। ठीक है, और आपके जो केम प्लांट है, क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट है, उनमें भी दिन के समय आरक्यू का मान 1 से ज्यादा आता है। आपको ध्यान रखना है, केम जो प्लांट होते हैं उनमें दिन में कितना आता है बच्चों? 1 से ज्यादा। ठीक है, लेकिन रात्रि के समय वहां पे कितना आता है बच्चों? 0 आता है। केम प्लांट में रात्रि के समय बच्चों कितना आएगा? ये नहीं चल रहा। रात्रि के समय केम प्लांट में आपको ध्यान रखना है, दिन में 1 से ज्यादा, रात्रि में 0 आता है। क्यों आता है 0? क्योंकि जो CO2 जो मुक्त होती है वो वहां पे उसकी मात्रा बिल्कुल 0 हो जाती है, और जब 0 बट्टा कोई संख्या हो तो उसका मान हमेशा 0 ही होता है। इसीलिए केम प्लांट में क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म जो प्लांट होते हैं, जो आपके सक्कल जीरोफिटिक प्लांट होते हैं, मासल मरुद्भिद प्लांट होते हैं, उनमें दिन के समय आरक्यू का मान 1 से ज्यादा आएगा, क्योंकि वहां पे कार्बनिक अम्लों का निर्माण हो रहा होता है उस टाइम पे। लेकिन रात्रि में क्या होता है? वो 0 हो जाता है, क्योंकि वहां पे जो CO2 का आयतन जो काम में आ रहा है वो 0 हो जाता है। इस वजह से उसका मान यहाँ पे 0 आता है। मैलिक अम्ल का मान सर्वाधिक होता है। बाकी और जो कार्बनिक अम्ल हैं, पामिटिक अम्ल है, कोई दूसरा कार्बनिक अम्ल है, उसका मान हमेशा 1 से ज्यादा होगा, और लगभग 1.33 के आसपास होते हैं। तो बच्चों, क्रियाधार के हिसाब से यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस तरह के यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने क्रिएट होते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि किन आपके प्लांट में किन प्लांटों में आपकी का आरक्यू का मान सबसे ज्यादा होता है। आरक्यू का मान मैक्सिमम किन में होता है? तो वो होता है आपके किस में होता है? कार्बनिक अम्ल जिनमें बनता है उनमें। ठीक है, तो आपके केम प्लांट में दिन के समय आरक्यू का मान अधिकतम होता है। अगर आपसे पूछा जाए आरक्यू का मान 0 कब होता है, 0 कब होता है? तो जब अवायवीय ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, अवायवीय श्वसन चल रहा हो, अवायवीय ऑक्सीकरण हो रहा हो, तो वहां पे आरक्यू का मान बच्चों 0 हो जाता है। अच्छा चलिए, वायवीय में कितना होगा? वायवीय ऑक्सीडेशन में जिसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है वहां पे उसका मान 1 होता है। अच्छा बताइए, केम प्लांट जो होते हैं उनमें रात्रि के समय आरक्यू का मान कितना होता है? रात्रि के समय आरक्यू का मान कितना होता है? एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है बीजों के अंकुरण के समय और बाद समय और बाद में आरक्यू का मान बताइए। ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, आपको छोटी लग रही होगी चीज, लेकिन इससे हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है और आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहती है। तो वायवीय ऑक्सीडेशन में एक है
केम प्लांट में रात्रि के समय 0 हो जाता है, ठीक है, लेकिन अंकुरण के समय आपके कितना होता है, 1 से कम, और अंकुरण के बाद 1 से ज्यादा। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। और आपको फॉर्मूला पता चल गया है कि CO2 का आयतन ऊपर आएगा जो मुक्त होती है, और जो काम में आती है ऑक्सीजन, उसका आयतन नीचे आता है। तो अगर आपको इस संख्या का मान 1 से ज्यादा रखना है तो उसके लिए आपको CO2 का आयतन बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको मान कितना रखना है, अनंत रखना है, तो ऊपर संख्या रखनी पड़ेगी, ऑक्सीजन का आयतन 0 रख दोगे तो उसका मान अनंत आ जाएगा। अगर 1 से कम रखना है तो उस कंडीशन में नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से बड़ी होनी चाहिए। तो दिस विल बी ऑल अबाउट रेस्पिरेशन क्वाड्रेंट, यानी श्वसन गुणांक अलग अलग क्रियाधार के हिसाब से चेंज होता रहता है, और इसी के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है, प्रोटीन का 0.9 होता है, और वसा का 0.7 होता है। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स।